से ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते हैं तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करें। मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है। जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हो। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी के इस विशेष मंच पर आपका स्वागत है। देखिए 10 बज रहे हैं और देश को इंतजार है महिला सशक्तिकरण के उस बिल का जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आज देखिए संसद में बहस होनी है और बहस होनी है महिला आरक्षण बिल पर और परसीमन पर। कल रात देर रात तक इस बिल पर चर्चा होती रही। इस बिल के बिल से जुड़े प्रावधानों और परसीमन पर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से आग्रह किया कि वो इस बिल को जरूर पास कराएं क्योंकि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि परसीमन से किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। परसीमन के पीछे उनकी मंशा साफ है। विपक्ष चाहे तो इसका क्रेडिट ले ले और हम उसका क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को भी तैयार हैं। लेकिन आज 4 बजे वोटिंग होनी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस वोटिंग के बाद क्या होगा। क्या महिला आरक्षण बिल और परसीमन को लेकर संसद में इस बिल पर मोहर लगेगी? लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वासन दिया कि परसीमन को लेकर या महिला आरक्षण को लेकर उसकी मंशा साफ है। यह बिल पहले भी पास हो चुका है। अब नए प्रावधानों के जरिए इसको पास कराना कि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए उन्होंने सभी दलों से इस बात के लिए आग्रह किया कि वो इस बिल के समर्थन में अपना मतदान करें। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, सभी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आज 4 बजे जब इस बिल पर वोटिंग होगी तब ये साफ हो पाएगा कि क्या भारत की ये नई संसद एक नया इतिहास लिखेगी या फिर एक बार फिर से परसीमन के बहाने महिला आरक्षण पर यहाँ विपक्ष उसमें रोड़ा अटका देगा। देखिए इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। उनका रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल को लेकर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अंजुला कपूर हैं, बीजेपी की अंजुजा कपूर हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वे जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और प्रोफेसर भुवन जोशी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। टीना, क्या दिक्कत है? परसीमन को लेकर सरकार साफ कर चुकी है, पुराना कानून है, कांग्रेस के समय ही बनाया गया था, उसी के मुताबिक हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? महिलाओं को तो इससे बड़ा गिफ्ट कांग्रेस दे भी नहीं सकती। देखिए कांग्रेस ही है जो महिलाओं को ये तोहफा पंचायती राज संस्थाओं में 15 लाख महिलाओं की अगर बात करें रिप्रेजेंटेटिव की, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले कांग्रेस ने दिया। उसके बाद आप देखिए कि लगातार कांग्रेस 2010 में भी बिल लेकर आई। ये सपना तो राजीव गांधी जी का है। तो ये सही मायने में जो ये कह रहे हैं ना, क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते, ब्लैंक चेक दे दिए, तो ब्लैंक चेक छोड़िए और जो है इस बिल को पारित करिए, लाइए। आप कहते, हम तो कह रहे हैं आपने ये पेज क्यों फंसाए? जब 2023 में ये तय हो गया था और हम पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस पूरा समर्थन दे चुके थे, ये बिल पास हो चुका था, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये तो 2024 में कर देना चाहिए। लेकिन देखिए टैक्स पेयर का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाने। और ये इवेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ये ब्रेकिंग न्यूज में रहना चाहते हैं बस। मोदी जी ने देखिए मास्टर स्ट्रोक कर दिया, मोदी जी ने देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए। अरे साहब आप बताइए, महिलाओं के उत्थान तो तब होता जब आप इसको पूरी तरीके से लागू करते। 2024 में जिस तरीके से हरियाणा से, महाराष्ट्र से सब महिलाएं आती, उसमें शामिल होती, लेकिन इन्होंने पेज क्या फंसाया? परिसीमन होगा, सेंसस होगा, तो इतने समय से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताइए?
आप जो है सेंसस क्यों नहीं करा पाए, इतना समय क्यों लग गया? पहले तो आप पूर्ण बहुमत में थे ना, तो आपको इतना समय क्यों लग गया? 30 महीने बाद इनका हृदय फिर से जाग गया, हृदय में इनके फिर हलचल हुई कि ठीक है हम सेशन बुलाते हैं। जब आपको पता है कि तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो आप उन राज्यों के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? आपको उनको भी शामिल करिए। और क्या झूठ कितना बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, कहते हैं मैंने तो सभी राज्यों से बात की। आपने किस राज्य के मुख्यमंत्री से बात की बताइए? और आपको सब लोगों को शामिल करना चाहिए। हम बार बार जो है 3 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि साहब 29 अप्रैल के बाद सर्वसम्मति से बैठक बुलाइए और बैठक में चर्चा कीजिए विपक्ष से। हम महिला मुद्दे के साथ पूरी तरीके से साथ है, क्योंकि ये हमारा विजन है, हमारा सपना है। हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारिता और सब महिलाओं की, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, चाहे वो ओबीसी महिला हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति से आती हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हाशिए की समाज की महिलाएं हैं वो भी मुख्य धारा में आए, शामिल हो। ठीक है, तो देखिए अच्छे काम में बहुत सारे रोड़े आते हैं। भुवन जोशी जी, वो रोड़ा आप क्यों अटका रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा पे चलती है, डॉक्टर लोहिया का, उन्होंने बात करी थी जेंडर जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, और हमने ही पंचायती चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने करा है। और हम ये कहना चाहते हैं, सरकार क्यों 2011 की जनगणना के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है? और माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को कहते हैं कि मैं तो ओबीसी जाति से आता हूं, तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। अरे सवाल तो अखिलेश जी ने कहा था, धर्मेंद्र यादव जी ने कहा था ना, जाति मकान की गिनती में जाति नहीं है, तब उन्होंने कहा था ये बात। मैं आपसे कह रहा हूँ, ओबीसी जाति से प्रधानमंत्री कहते हैं, तो जो ओबीसी की जाति की जनगणना 2011 के जनगणना में नहीं हुई, क्यों नहीं सरकार जनगणना कराना चाहती है? सरकार जनगणना से बचना चाहती है। अरे जनगणना तो चल रही है भुवन जोशी जी, जनगणना तो चल रही है, शुरू हो चुका है जनगणना का कार्य। वही तो मैं कह रहा हूँ, जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना की बात होगी, और हम लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे। सरकार जो नीति और नीयत है वो दोनों ही खराब है। ओबीसी महिलाओं का क्या होगा, SC ST महिलाओं का क्या होगा, उनके लिए क्या मापदंड है, क्या सरकार देश को बताने का काम करे? तो आप ये चाहते हैं कि आरक्षण के भीतर आरक्षण हो? मैं यही तो कहना चाहता हूँ। उन महिलाओं के साथ क्या होगा? जब बात प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, लेकिन देश को जब ओबीसी की बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, तो ओबीसी की चिंता कौन करेगा? ये भी देश जानना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 21 जगह इनकी सरकार है एनडीए की, केवल एक मुख्यमंत्री, और वो भी मुख्यमंत्री आधा अधूरा महिला है, जिनके पास अधिकार नहीं है। पूरा देश जानता, प्रदेश जानता है इस विषय को। तो ये इनकी जो बातें हैं वो प्रासंगिकता नहीं दिखती है, देश इनकी नीति और नीयत पर शक करता है। अनुजा, बातों में प्रासंगिकता नहीं है, नीति साफ नहीं है, मंशा साफ नहीं है। SC ST महिलाओं का क्या होगा, ओबीसी आरक्षण का क्या होगा, जाति जनगणना के आधार पर जो नतीजे आएंगे तो सरकार दबाव में रहेगी। इसी वजह से आप पहले लेके आ गए। जय श्री राम। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस की मेरी बहन और मेरे भाई बैठे हैं, वो भाई जो एक औरत को और एक नारी को, एक महिला को जहाँ राखी अपनी कलाई पर बंधवाते और ये प्रॉमिस किया है, वो उनके MP कमल अख्तर ने 2010 के अंदर इसी बिल को लोकसभा की स्पीकर के मुंह पे फाड़ के फेंक दिया था। आज यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं और आप सबको ज्ञान दे रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी अछूता नहीं है इस ज्ञान से। दूसरा, आज SP में इतनी हिम्मत है, उनसे पूछिए कि 2008-2009 में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद जी ने आप ही के बिल के अगेंस्ट बात कर रहे थे। हाँ, वो राजीव गांधी जी का ही बिल था। मैं तो यही कह रही हूँ कि राजीव गांधी जी के उस बिल को हम लोगों ने मान सम्मानित दिया और उसको लेकर आज हम बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। आप 2009 जो मेरी बहन कांग्रेस की यहाँ बैठी है, वो कह रही टैक्स पेयर का पैसा। अरे टैक्स पेयर का पैसा 2008 में नहीं था क्या? टैक्स पेयर का पैसा 2009 में नहीं था क्या? टैक्स पेयर का पैसा 2010 में नहीं था क्या? आपने राज्यसभा में टैक्स पेयर का पैसा लगाया और मेजोरिटी पास करवाई। 2011 में 2010 के लोकसभा में क्यों नहीं आए सामने? 2011 का सेंसस है, कहां पर थे? पतंग उड़ा रहे थे? क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोग का काम क्या था 2011 के सेंसस में? और खुद में 2011 के सेंसस में टीना जी, मुझे वक्त दो। टीना उनको वक्त दीजिए। टीना अब वक्त दीजिए उनको। आपके समय उन्होंने नहीं बोला तो उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आपसे जवाब दूंगा। 2011 के सेंसस में क्या कर रहे थे? ओबीसी तक इन लोगों ने नहीं करवाया 2011 में। पता है डर क्या राहुल गांधी जी को? अब वो जो ओबीसी करे जा रहे हैं ना, ओबीसी को सबसे ज्यादा चिंता भाजपा को है। भाजपा के प्राइम मिनिस्टर, अगर आप देखें कि जिनको ये कहते हैं कि भाजपा, अरे भाजपा ने ही कोशिश करी
कि कहीं पर भी मोदी जी ने जो ओबीसी से है, पूरे प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से आए, आदिवासी हमारी फर्स्ट लेडी है, हमारी प्रेसिडेंट है, तो ये क्या हमें ड्रामा सिखाएंगे या हमें क्या बताएंगे? नेशन फर्स्ट ये हमारा हमेशा से मोटो था और पॉलिटिक्स सेकंड। आप में क्षमता थी, 2011 से आप कर लेते, बहुमत आपके पास, संख्या आपके पास, क्यों नहीं किया आपने? करके दिखाते आप सेंसस को। अब 2023 के अंदर जब सब कुछ पार हो गया, जब 2023 में सब कुछ पास हुआ, तब आप लोग अब ये कह रहे हो तो हम लोग को तो इम्प्लीमेंटेशन है। अब जगह हमारी, संसद हमारा, हम लोगों को 16, 17, 18 जब भी रिफॉर्म करना होगा हम बुलाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अब अमेंडमेंट्स की बात है, पास आप लोग कर चुके थे 2023 के अंदर, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अनुजा आपके पास लौटेंगे, अनुजा आपके पास लौटेंगे, प्रोफेसर गीता आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले टीना से जवाब ले लेते। टीना, बहुत सारे आरोप लगे हैं, आपने जो पहले किया वो ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन आप अभी पंचायत पे क्यों अटके रहना चाहते हैं? क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते? क्यों नहीं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाते? ये तो महिला के हितैषी है, इनको बताना चाहते हैं। 1989 में पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी जब बिल लेकर आए तो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके दिग्गज नेता, राम जेठमलानी, जसवंत सिंह, इन्होंने क्या कहा? हम इस बिल के पक्ष में नहीं है। 2010 की बात करें, कौन थी? सुषमा स्वराज, जो महिला थी। महिला होते हुए महिला विरोधी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 2010 में क्या कहा उन्होंने? लोकसभा में हम इस बिल का समर्थन नहीं करते और हम इसे पास नहीं होने देंगे। तो पहले आप अंदर झांक कर देखिए कि आप महिला विरोधी कितने हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए काम करती आई है। आपके यहाँ अध्यक्ष चुना गया, बताइए किसी महिला को चुन देना चाहिए था? क्यों नहीं? क्यों महिला नहीं थी? अनुजा जी को ही बना देना चाहिए था। मैं तो कह रही हूँ गीता जी को बना देते, अध्यक्ष महिला चुन लेते, क्यों नितिन नवीन जी को बनाया गया? तो ये सच्चाई है। और देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? वो पिछड़ा नहीं कह रहे, वो तो अब और झुक गए हैं, अति पिछड़ा कह रहे हैं। तो साहब नजीर पेश करिए, दे दीजिए इस्तीफा और बना दीजिए निर्मला सीतारमण को, बना दीजिए देश के प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी को बना दीजिए, आपत्ति भी नहीं होगी, गांधी परिवार से बाहर भी नहीं जाएगा। महिला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दी, महिला स्पीकर दी, आपके यहाँ बताइए कितनी महिला अध्यक्ष है? कितनी महिला अध्यक्ष है? तो ये सच्चाई है देश के सामने। महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला, उनको ठगा और छला है। हम तो कह रहे हैं 8 मार्च को कहा है वो 2500 रुपए, आगे क्या खाते में सब महिलाओं के? तो झूठ बोल बोल कर तो आप सरकार में आते हैं। ये जो आप जो है झुंझुना पकड़ा रहे हैं ना, महिलाओं को मूर्ख समझना बंद करिए देश के प्रधानमंत्री। आपको सबसे पहले आपके पास लौटेंगे, प्रोफेसर गीता भट्ट का रुख कर लेते। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये तू मैं सबसे ज्यादा नुकसान महिला का हो रहा है, देश की आधी आबादी का हो रहा है। क्या राजनीतिक दल इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अगर बिल पास होगा तो देश की आधी आबादी को सीधा लाभ होगा इसका? विकास जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो हमारी नई संसद बनी है उसमें जो पहला बिल पारित हुआ था वो महिला आरक्षण का ही बिल था, जिसे कि पारित किया गया था। वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक, मतलब इतिहास में लिखा जाएगा ये कि पहला बिल वो पारित हुआ था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक ऐसा विषय जिसे कल प्रधानमंत्री जी ने संसद में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप इसका विरोध करेंगे तो उसका फायदा मुझे होगा, लेकिन अगर हम सभी इसका समर्थन करेंगे तो इसका श्रेय इस संसद को जाएगा, इस देश को जाएगा। कितनी बड़ी बात और कितने उदार हृदय की बात उन्होंने करी। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो पूरा जो मतलब विपक्ष अभी इस बात से स्पष्ट ही नहीं है कि उसको विरोध किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपने प्रारंभ किया कि जो दक्षिण भारत है, जो दक्षिण क्षेत्र के राज्य हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो है, क्योंकि हमने जनसंख्या मानकों को माना, हमने उस पर काम किया, हमारी जनसंख्या कम हो गई, नियंत्रण हो गया, इसके कारण जो है हमारी जनसंख्या कम होगी, तो सेंसस में कम जनसंख्या होने के कारण हमारी नंबर ऑफ सीट्स आप कम कर देंगे डिलिमिटेशन में। अब उसको और विरोध में क्या किया जा रहा है? ओबीसी महिलाओं का विषय उठाया जा रहा है। ओबीसी का क्या कहा जा रहा है कि उनकी जनसंख्या सेंसस जो है 60% से ज्यादा आने वाला है। तो एक तरफ आप जनसंख्या का ही नारा उठा रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पे करिए, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी क्या कह रही है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो दोनों में ही अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन जो मोटी बात ये है कि जो भारत की महिला है, दूर दराज गांव के क्षेत्र में, उत्तराखंड में जो कहीं दूर चमोली में बैठी हुई है, इसी तरह हिमाचल में कहीं दूर चंबा में किसी गांव में जो महिला बैठी हुई है, दक्षिण के क्षेत्र में जो नीलगिरी के पहाड़ियों पे जो महिला बैठी हुई है, जो कि पंचायती राज प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आज भारत के जो राजनीतिक प्रशासनिक जो पूरा ढांचा है उसका भाग है, उसमें निर्णय ले रही है, वो वहां से बैठ के देख रही है कि दिल्ली की संसद में भारत की जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो किस प्रकार से महिला आरक्षण के लिए खड़े हैं।
और इसका ये बात पक्की है कि जो इसका विरोध करेगा उसको इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। तो जोशी जी, आप जब पहाड़ों में वापस जाएंगे ना तो महिलाएं आपको छोड़ेंगी नहीं। अभी बीच में रोकूंगा। देखिए यार, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान इस बिल के समर्थन में क्या कुछ कहा, विपक्ष से क्या अपील की, सुनवाते हैं आपको। तो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका फायदा है, लोकतंत्र का फायदा है, देश का फायदा है, नारियों का फायदा है। अब मैं प्रोफेसर पवन जोशी के पास चलते हैं। पवन जोशी जी, आप कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा ओबीसी की आबादी हो गई है, इसलिए सेंसस नए सेंसस के आधार पर करा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम आरक्षण की बात करेंगे। जब आबादी ही ज़्यादा है तो फिर आप आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं? जिसकी जितनी आबादी होगी उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे, जीत के आएंगे चुनाव के मैदान में, वैसे ही सामने वाला धराशायी हो जाएगा। हो जाने दीजिए इसी आधार पर परिसीमन की, इसी नए पुराने परिसीमन के आधार पर। देखिए, ये जो सरकार है, जब इनको वोट लेना होता है तो ये ओबीसी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ओबीसी जाति से आता हूं। अब ओबीसी जाति के लिए वोट तो लेंगे, लेकिन ओबीसी जाति की महिलाओं को हक अधिकार की बात आएगी तो आप पीछे खेलेंगे। ये जो सरकार की जो नीति और नीयत है वो ठीक नहीं है। अभी आपने एक बात कही थी कि कभी आप कहीं जाएंगे तो महिलाएं आपको घेरेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। महिला रिजर्वेशन के बगैर भी इन्होंने 23 में लाए जरूर, लेकिन बताइए उसके बाद के चुनाव में आपने कितने सीटें देने का काम महिलाओं को करा। मैं जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, 2024 की आप लिस्ट को उठा दीजिए, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का काम करा उत्तर प्रदेश में। मैं इनको दावा करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे इनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। और ये जो बातें हैं इनकी सरकार की, निश्चित तौर पे धरातल पे नहीं हो सकती, क्योंकि ओबीसी जो वर्ग है, ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके साथ अन्याय समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। हम लोग कहते हैं कि आप सेंसस कराइए अगर आपकी नीयत ठीक है, और सेंसस के बाद भी आप कास्ट सेंसस कराइए, और कास्ट सेंसस के बाद जो रिजर्वेशन है उसको दीजिए। इस बाबा साहब के अंबेडकर साहब ने जो रिजर्वेशन की भावना दी है, उस भावनाओं को आहत मत करिए। ये संविधान की जो बार आप बदलने की बात आपके नेता करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यही है कि रिजर्वेशन को आप खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटियों के जो सिलेक्शन हुए उनमें
देखिए किस प्रकार आपने ओबीसी वर्ग की जाति के लोगों को आधी भावना ही अम्बेडकर जी की आप मानते हो? उन्होंने तो कहा था 10 साल बाद खत्म कर देना। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लोग किस रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा साइकिल है, साइकिल के जो 2 पहिए हैं ये 2 विचारधारा है, अम्बेडकर की विचारधारा, लोहिया की विचारधारा, इनको साथ लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और देखिए 400 पार के अहंकार की बातें जब देश ने सुनी थी भारतीय जनता पार्टी की, कहां पर लाके वो मुद्दा अलग है, 240 पे ला दिया, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। हम इस मामले को आरक्षण तक सीमित रखेंगे, परिसीमन तक सीमित करेंगे, आपके पास लौट के आएंगे। आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग की जा रही है, आरक्षण के भीतर महिलाओं के ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। प्रोफेसर गीता, ये आरक्षण के भीतर आरक्षण, ये क्या नया सिगुफुआ नहीं छोड़ देगा? नई तरह का वर्ग संघर्ष नहीं खड़ा हो जाएगा? विकास जी देखिए, बार बार ओबीसी का विषय लाया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि संसद में आज के दिन में पुरुषों को भी, अगर आप पुरुषों को देखें तो उनके लिए भी क्या ओबीसी आरक्षण है? आज की जो परिस्थिति है, ये कोई नहीं बता रहा है कि ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है संसद में। एससी और एसटी के लिए वर्टिकल आरक्षण जो है वो दिया हुआ है, और उसको गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि वो उसी प्रोपोर्शन में महिलाओं के लिए भी आरक्षण रहेगा। अब देखिए, पहली बात तो ये है विकास जी कि ये सतत प्रक्रिया है। हम क्या आज के बाद क्या कोई बदलाव नहीं आएगा? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं होगा? किसी बिल में कोई संशोधन नहीं होगा? अरे आप एक शुरुआत तो करिए, आप गाड़ी को स्टेशन से निकलने तो दीजिए, उसके बाद आगे आने वाले समय में ना, गाड़ी को स्टेशन से निकलने दीजिए। जिस गाड़ी के इंजन राजीव गांधी थे, पंचायत स्तर पे उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की, आज उसको अगर आप बुलेट की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं तो सपोर्ट क्यों नहीं करते? जब 40 मिनट मोदी जी भाषण दे रहे थे तो मुझे लग रहा था कि क्यों आज आप नेहरू जी को कुछ कह नहीं रहे, क्यों आप राजीव गांधी जी को याद नहीं कर रहे। जब आप 15 लाख महिलाओं की बात करते हैं और पंचायती राज में, तो वो किसकी देन थी? राजीव गांधी जी की देन थी। तो हम तो पटरी पर जा चुके हैं, हम तो लेके आ चुके हैं। आज जो महिलाएं देख रहे हैं, वही तो बात है। लेकिन अब आप रफ्तार दे सकते हैं, एक्सीलेटर दबा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समझने की जरूरत है और मीडिया को भी बताने की जरूरत है कि आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। ये तो सुलझाया जा चुका है 2023 में। हम ही वो लोग थे जो लगातार यही डिबेट कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये मुद्दा, क्योंकि हम पूरी तरीके से साथ थे, कांग्रेस पार्टी समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, लेकिन कल देखिए किस तरीके से विवश दिख रहे थे देश के प्रधानमंत्री। अरे साहब, आप मन की बात करते रहेंगे, आप मुझे ये बताइए कि आपने लागू क्यों नहीं किया? जब पूरी तरीके से साथ है तो आपको कर देना चाहिए था। आपको क्या जरूरत थी ये बोलने की कि नहीं हम तो परिसीमन करेंगे? आने देते महिलाओं को, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है जाति जनगणना, मुद्दा क्या है? परिसीमन, और मुद्दा क्या है? राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसका। आप चाहते हैं नॉर्थ और साउथ, इससे गिरा हुआ क्या होगा? आप डिवाइड कर रहे हैं, देश में विभाजन कर रहे हैं, देश को लोकतंत्र से खतरा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहार तो ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई है। और आप चाहते हैं कि इस बहाने जो है अगले सेंसस पे हो तो जाति जनगणना के आधार पर नए जो आंकड़े आए उसके आधार पर आरक्षण के भीतर आरक्षण हो। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए, कल संसद भवन में जब इस मसले पर बहस चल रही थी तो उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष भी किए और सरकार को निशाने पर भी लिया। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, प्रधानमंत्री पर निशाना साध के, और प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनवाते आप। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए, और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जवाब दिया तो उसके बाद अखिलेश यादव संसद के भीतर मुस्कुरा रहे थे। भुवन जोशी जी, प्रोफेसर भुवन जोशी, आपके अध्यक्ष तो मुस्कुरा रहे थे, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार बहुत जल्दबाजी में है और सरकार धोखा देकर सरकार आना चाहती है इस बिल को।
जिसे समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। हम लोग महिला रिजर्वेशन चाहते हैं, हमारी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड साफ है, हम लोग महिला रिजर्वेशन बिल के समर्थन में हैं, लेकिन उसमें जो जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद जो आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिए थे, उसकी लड़ाई को जमीन पर सड़क से लेकर सदन तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ठीक है अनुजा, बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। विपक्ष की सीधी चिंता ये है कि परिसीमन जो है वो आप जो करने जा रहे हैं, उसमें पहला सवाल तो यही है कि वो परिसीमन के पीछे आपकी मंशा साफ नहीं है, और दूसरा आरक्षण के भीतर आरक्षण, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? आपको बिल पास कराने के लिए एड्रेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो दिख नहीं रहे सरकार के पास। देखिए, नंबर की चिंता नहीं है भाजपा को। बिल कैसे पास होगा? बिल पास जो नारी शक्ति के फेवर में, वो अपने आप आगे आके बिल पास करेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि शाम तक देखिएगा सरकार विड्रॉ कर लेगी बिल। देखिए, मुझे लगता है कि उसी नारी को आप लोगों ने भी जाकर फेस करना है, वो घर पे भी और घर से बाहर भी। इलेक्शन आपके कह रहे हैं ना, इलेक्शन है तमिलनाडु में भी, वेस्ट बंगाल में भी, तो आप फेस करेंगे ना नारी को, उस नारी आपको जवाब दे देगी। यही मोदी जी कह रहे हैं कि आपको जवाब आपको घर पे ही मिल जाएगा, इलेक्शन है, आपको जवाब वही मिल जाएगा। भाजपा आप सबके साथ, नारियों के साथ और रिफॉर्म के साथ है, भारत के साथ है, पर जो लोग भारत नेशन फर्स्ट नहीं मानते, जो नारी के को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे या पंचायत में उनको सिर्फ एक जगह देंगे और बाकी जगहों पे आप बताइए 543 के बारे में बात करते, अरे इसी में करा लो। अरे आप मुझे बताइए कौन सा एमपी अपनी जगह छोड़ेगा? ठीक है, आज मोहन जोशी जी घर में कैसे घुसेंगे अगर बिल वापस ले लिया सरकार ने? तो मैं उसी बात, आपके घर में युद्ध होने वाला, महाभारत छिड़ जाएगी। मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सरकार क्यों नहीं करा 2023 में? अरे पहले ये तो बताइए घर में कैसे दाखिल होंगे? हम तो, हमारे तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी देश के सामने विजन दे चुके हैं कि महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई को समाजवादी पार्टी आपको का आरक्षण मिल रहा है, आप तो ये हम तो साथ में हैं, हम तो साथ में, हम लोग चाहते हैं महिला रिजर्वेशन आए, लेकिन SC ST OBC की जो महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां, हमारी जो माताएं, उनकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? सामाजिक न्याय की लड़ाई को क्या होगा? हमारे लिए ये मुद्दा प्रमुख है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। देखिए, अब तो कहना सामाजिक न्याय की लड़ाई है, आपका बिल तो ठीक है, पहले सामाजिक न्याय चाहिए। बस इनको भटकाना है, सवाल घर पे जाकर ही जवाब दे देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 2011 का सेंसस आज जो OBC के बात बिरघा पर कर रहे हैं, और इन्हीं के नेता जिन्होंने बिल फाड़कर फेंका था मुंह पर, उसका जवाब कौन देगा? उनको महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं, उनका जवाब कौन देगा? मुझे सिर्फ जो पुरुष झूठ बोलते हैं उनके छलावा करते हैं, राजीव गांधी जी ने महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं इतने समय से लगातार। आपको आपने इतने समय से क्यों नहीं दिया? महिलाओं का सामना पूरी तरीके से करेंगे, सब लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज नोटिफिकेशन, अरे आज चर्चा है, बात पूरी हो जाने दी, ठीक है, आपके पास लौटूंगा। अब वो क्या नोटिफिकेशन जारी है 2023 के अंदर, अब वो नारी शक्ति नहीं है। जवाब दीजिए, अब दीजिए। नारी सिर्फ नारी है क्या? अनुजा एक मिनट, अब जवाब दीजिए टीना। अब आप राजीव गांधी के बिल को पीछे क्यों खींच रहे हैं? हम बिल को पीछे नहीं खींच रहे, हम तो 2023 में इसके साथ थे, लेकिन आज देखिए कितनी जल्दबाजी में है, कितनी जल्दबाजी में। अभी तो आज तो मतदान है ना, आज तो चर्चा हो रही है, लेकिन टीना आपके ऊपर आरोप भी लगे, बताइए कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सारे विपक्ष के दलों को गोलबंदी करके इस बिल के खिलाफ किया गया है, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अगर ये बिल गिरा, ये किसी वजह से नहीं पास हो पाया, तो महिला विरोधी होने का जो मेडल आपको मिलेगा उससे कैसे लड़ेंगे? बीजेपी और मीडिया की सकूनी चाल चलने वाली नहीं है, देश की महिलाएं जान रही है। आप चलाइए सकूनी चाल खूब कि हाँ मीडिया कांग्रेस समर्थन में नहीं। अरे साहब, हम तो समर्थन में, हम पुरोधा है, हम विमेन एम्पावरमेंट के पूरे पक्ष में है, महिलाओं के रिजर्वेशन के पक्ष में है, लेकिन आप लोग क्या है? अरे तो क्लॉज बाय क्लॉज होगी ना वोटिंग, लोग बरगला रहे हैं। रोक कौन रहा है आपको? टीना पास करा दीजिएगा, परिसीमन को गिरा दीजिएगा। रोक कौन रहा है? भाजपा के साथ आइए ना मिलके। क्या था 2023 में? क्या 2023? अरे 2023 को तो आगे ले जा रहे हैं, महिलाओं को मूर्ख बनाया। तुम्हारे 2010 को, तुम्हारे 2009 को, तुम्हारे 2008 को। नहीं ये देखिए, ये चलाकी है, इसे चलाकी ये आप समझिए। ये चलाकी में असफल हो गए, आप कैसे जवाब दोगी? में असफल हो गए। इस बार आप जवाब दोगी? इस बार आप चलाकी में फेल हो गए, पूरी
तरीके से, वरना आप 40 मिनट आपने 2-2 घंटे तक आपके खुद के सांसदबाजी में लग जाते, 2 घंटे तक चिल्लाते रहते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ थी, इसीलिए आज आपके पास बोलने के लिए नहीं है। आज आपको कांग्रेस का समर्थन चाहिए। कितनी अजीब बात है, हम पूरी तरीके से महिलाओं के साथ हैं, इसलिए हमें महिलाओं को फेस करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या आप लोगों को है, समस्या आप लोगों को है। सालों में आप फेल हो गए, षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला, षड्यंत्र में देश की महिलाएं ना फंसने जा रही है। आप तो 10,000 जो है चुनाव से पहले भेज देते थे ना, और फिर झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन अब ये फंसने वाले नहीं। आप दोनों के पास लौटेंगे, थोड़ा सा सांस ले लीजिए। फंसने वाली है, मुझे ऐसा ही लगता है वो जानती है। थोड़ी सी सांस ले लीजिए अनुजा, आप एक मिनट अनुजा, आप भी और टीना आप भी एक मिनट सांस ले लीजिए। प्रोफेसर गीता का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर गीता, ये बात तो दिलचस्प है कि संसद में 33% आरक्षण जब भी होगा, संसद में बहस जो है ना और ज्यादा जोरदार सुनाई देगी, लेकिन जोशी जी के साथ समस्या जिंदा है। आज शाम को घर कैसे जाएंगे? जी विकास जी, देखिए जोशी जी क्या और इनके जितने साथी हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो संसद में बैठ के विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से अखिलेश जी ने कल कहा कि नारी को नारा बना दिया, देखिए ये तो आपको तो साथ खड़ा होना चाहिए कि नारी को प्राथमिकता, नारी को पूरी जो हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जिसमें हम हमारी संसदीय व्यवस्था है, उसमें महिलाओं को एक तरह से लाने का, देखिए कितनी सारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन, वुमेन पॉलिटिशियन को अवसर मिलेगा आने का। ऐसे में क्या इनको परेशानी होगी क्या? ऐसा भाई आप भी बाकी महिलाओं को मौका दीजिए ना, सिर्फ परिवार की महिलाओं को क्यों संसद में ला रहे हैं? आपके यहाँ से सिर्फ 3 महिला सांसद है समाजवादी पार्टी से, केवल 3, और आपने केवल 8 को ही टिकट दिया था 2024 में। तो अगर हम संख्या पे आ जाए और विकास जी, हम इन तथ्यों पे बात करते हैं, 2024 के चुनाव में जितने प्रत्याशी खड़े हुए, केवल 10% महिलाएं खड़ी हुई थी, केवल 10%, और 28% जो निर्वाचन क्षेत्र थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें एक भी महिला नहीं खड़ी हुई थी। तो हम क्यों नहीं चाहते? ये कितना बड़ा, आप ये देखिए उत्साह है, कितना बड़ा मोटिवेशन होगा महिलाओं के लिए कि वो आगे आके एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इस पूरी जो भारत को चलाने की व्यवस्था है, उसमें निर्णय लेने की जोशी जी आपके पास लौटूंगा, जोशी जी आपके पास भी लौटूंगा, समाजवादी और गीता आपके पास भी लौटूंगा, प्रोफेसर गीता आपके पास भी लौटूंगा। लेकिन कल जब इस बिल पर बहस हो रही थी, तब गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को लेकर संसद में अपनी बात रखी। क्या कुछ अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा था, सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। एक बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह
4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता होगी। देखिए, दक्षिण के राज्यों का सिलसिलेवार तरीके से जो चिंता है उसको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि दक्षिण के राज्यों का ये कहना है कि उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, इसका उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए। लेकिन अगर नई जनसंख्या के आधार पर पुराने परसीमन के फॉर्मूले पर नई सीटों का तय होगा तो फिर ऐसी सूरत में दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सभी की 50% सीटें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से 2011 की जनगणना के आधार के बावजूद उनको नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो यहाँ पर दक्षिण के राज्यों की चिंता जो है टीना, वो यहाँ पर खत्म कर दी। अब ये जो चिंता दक्षिण के राज्यों की खत्म हुई है, आपकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में ही बीजेपी का विस्तार होना बाकी है और आपको लग रहा है कि एक बार केरल भी घुस गए तो फिर हम सुरक्षित सीट के लिए किस राज्य में भागेंगे? नहीं, चिंता में तो भारतीय जनता पार्टी है, हड़बड़ी में है। इनको 2029 दिखाई दे रहा है। आप ये 2026 का वो नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे। ये वर्तमान की चिंता नहीं करते, ये भविष्य की चिंता, भविष्य की तरफ अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इनको बस एक ही बुखार चढ़ा हुआ है, इतिहास का बुखार चढ़ा होता है, ये सच्चाई है। आप जो है वर्तमान की चिंता छोड़ दे, हम ये भूल जाए कि देश का भविष्य क्या है, बच्चों महिलाओं को आगे लाना तो देश का भविष्य संवारने जैसा है। दुनिया में वो देश जिसने ग्रोथ की है वहाँ पर महिलाएं ही आगे आई। अभी आज का ही मैं इनका दो योगदान बता देती हूँ। महिलाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, मनसुख मांडवीय कि एक प्रोग्राम में स्लीवलेस पहने, एक कुर्ता पहन के एक लड़की आ गई, स्टूडेंट, और मैं तो पढ़ाती हूँ इसलिए मुझे पता है कि अगर कोई स्टूडेंट पहना ही तो तकलीफ क्या है। गीता जी बता सकती है कि कोई स्टूडेंट अगर स्लीवलेस कुर्ता पहन गई तो तकलीफ क्या है। ये उसको स्टेज पे नहीं आने दिया। ये बात करेंगे महिलाओं के उत्थान के लिए। इनके निशिकांत दुबे वो महिला जो कुलदीप सेंगर उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये महिलाओं पे चर्चा करना भी इनके लिए अपराध है कि क्योंकि ये महिलाओं के मुद्दे पे ना बोले। आपके 2 योगदान मैंने अभी गिनवा दिए, ये योगदान है बीजेपी के। अरे सदन में आप महिलाओं पे चर्चा कर रहे हैं और सदन के बाहर आप क्या कर रहे हैं? सर, वो जो मणिपुर की बेटी है वो बेटियां नहीं है क्या? जो जिन महिलाओं के साथ लगातार ये रेप होते हैं वो महिलाएं नहीं है क्या इस देश में? लेकिन इनके लिए चिंता नहीं, इनको सिर्फ 2000 का चुनाव दिख रहा है कि हाँ हम कैसे साउथ में एंट्री कर जाए, हम कैसे ये चुनाव जीत जाए। ये चिंता आपकी भी, साउथ में एंट्री कर जाएगी बीजेपी। हम वोट की चिंता नहीं कर रहे, हम इस देश की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के हित के लिए कार्य किया है। इन लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक वोट चोरी के माध्यम से और जो पैसा अकाउंट में भेजते हैं वो है इनका माध्यम। इनका माध्यम कोई विकास नहीं है। विकास का झुंझुना इन्होंने देश को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए पकड़ाया था। ये वो लोग भारत में भी घुस गए तो फिर कहां अमेठी से केरल जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई? अब आप समझ रहे हैं इनका दर्द नारी शक्ति से नहीं, इनको नारी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी और वाईएसआरसीपी ने ऑलरेडी भाजपा के डिलिमिटेशन को अपनी मंजूरी दे दी है। दर्द इनके इसी पेट में है कि अब क्या होगा। देखिए वही होगा जो नारी शक्ति के फेवर में होगा। कौन किसके साथ खड़ा है ये तो वक्त बता देगा। वक्त आपका भी था, हमारा तो दौर चल रहा है। आप वक्त चला रहे हैं, हम दौर चला रहे हैं और इस दौर में नारी को सबसे आगे लाकर खड़ा किया है। आपकी हिम्मत होती तो आप उस चीज को पूरा कर देते। भाजपा तक आने ही ना देते, चलिए मुझ तक आने ही ना देते। पर आपके में वो हिम्मत नहीं थी, आपके उस बाबा ने, राहुल बाबा में वो हिम्मत नहीं थी, आपकी सोनिया जी में हिम्मत नहीं थी और प्रियंका जी कटाक्ष कर सकती है पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह जी को, पर उनमें हिम्मत नहीं है कि अपने भाई राहुल गांधी से ये बोले कि मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है कांग्रेस में, मैं कब तक तुम्हारी शैडो के अंदर जिंदा रहूंगी। ये बातचीत नहीं, प्रियंका गांधी का एलिवेशन हो जाएगा आरक्षण बिल पास होने से। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ टीना जी को सबसे पहले प्रियंका गांधी का एलिवेशन करवाइए। आप करवाइए प्रियंका गांधी का एलिवेशन। आज प्रियंका गांधी का एलिवेशन करवाइए ना। आपसे तो होता नहीं कुछ, आप बैठे हैं और आप सिर्फ बातें करते हैं, दूसरों के कट स्लीव और उसकी चीजों पे घुसे रहते हैं। हमें भी उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से, आप ही के थोड़ी प्रधानमंत्री है। आपने कोई उनके ऊपर वो किया हुआ है? देखिए जहाँ पर आप और हम बैठे हैं
महिला रिजर्वेशन की बात वो पार्टी कर रही है जहां पर पहलवान बेटियों को यहीं पर पीटा गया, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये देश ने देखने का काम करा, ये महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो आपने महिलाएं मान लीजिए, वो तो जब रिजर्वेशन हो जाएगा जीत के आएंगे, छाती नहीं तो क्या ये छाती पे मूंग धरेंगी, तो आपको इसका बिल का समर्थन करना चाहिए, वो महिला तो मजबूत हो जाएगी। तो आप ये बताइए, क्या देश की महिलाओं का अपमान इस प्रकार होता है भारतीय जनता पार्टी में? ये देश नहीं जानता, ये महिला बिल के आड़ में छुपना चाहते हैं, देश की गंभीर जो मसले उससे भागना चाहते हैं। ये सरकार का केवल एक एजेंडा रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय चुनावी एजेंडे पे लगे रहते हैं, जबकि देश के मुद्दों में उनकी स्थिति क्या है पूरा देश समझ पा रहा है, देश समझ पा रहा है। और बिहार में महिलाओं को ठग कर आपने सत्ता हासिल करी थी, क्या देश नहीं जानता? महिलाओं को वो किस्त के लिए आज भी इंतजार कर रही हैं, जो किस्तें उनको मिलने का वादा हुआ था। भुवन जी, जो टीना जी कह रही है ना कि दक्षिण के राज्य उनके टारगेट पे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, आपकी सत्ता लौट आएगी। बात उत्तर प्रदेश यही तो है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसी को तो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। आपकी तो सत्ता लौट आएगी, आपको सत्ता चाहिए कि डिवाइड एंड रूल? नहीं, इससे देश नहीं बनेगा। माननीय अखिलेश यादव जी देश बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, जब साउथ को नॉर्थ से लड़ाएंगे, देश कैसे बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं तौर पे। अरे बताइए ना, 400 पार की बात हुई थी, कहाँ पर आ गए? 200। अरे आप तो अखिलेश जी की बात करिए ना। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। 37 सांसदों के साथ हम लोग इस देश के पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी के देश कैसे बनेगा 37 सांसदों से? मैं कह रहा हूँ, जब आप माननीय अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें भावनाएं दिया है, संविधान दिया है, जो हमें आरक्षण दिया है, जब तक वो लागू नहीं होगा ये देश नहीं बन सकता। ठीक है, अब ये जो बात कह रहे हैं ना कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, क्या अंबेडकर जी ने कहा था आरक्षण के भीतर आरक्षण हो? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर किसी समाज का आकलन अगर करना है तो उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं का क्या स्थान है, उसको आप देख लीजिए और आप उस समाज का आकलन कर सकते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर अगर आज होते तो वो इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करते। वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली बार उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का, जो कारखानों में काम करने वाली महिलाएं थे, पहली बार वो लेके आए थे इसको, जब वो वहां पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग थे। तो आप अब बार बार ये कह रहे, समाजवादी पार्टी का महिला सुरक्षा का विषय, विकास जी हम सभी जानते हैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का कितना बड़ा चिंता का विषय था। हमारे अपने कई बंधु भाई, अपनी बहनें, अपने परिवार के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि कोई 6 बजे से बाहर ही नहीं निकलता था कभी घर से। किस प्रकार आप याद कर लीजिए, बनारस में रेप करने वाले आपके एबीवीपी के छात्र थे, ये देश ने देखने का काम करा। आपके एमएलए, आपके एमपी का व्यवहार क्या है? रेप लिस्ट में आपके कितने मुकदमे आपके एमपी एमएलए पे लगा हुआ है, ये देश जानता है। रेप के मामले में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए क्यों होते हैं, लेकिन आज आप महिलाओं के साथ नहीं खड़े हो रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2010 में हम लोग तो रिजर्वेशन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो आरक्षण की मूल भावना है, जो संविधान की मूल भावना है, उसको खत्म करके देश आगे नहीं लगाने का पूरा प्रयास किया था। और उसमें बार बार यही ओबीसी का मुद्दा भाई आप कर लेते 2010 में। कांग्रेस भी डर के मारे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राज खत्म हो जाए, तो उसको लेकर ही नहीं गए लोकसभा में। सरकार चल नहीं सकती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन फिर देश के प्रधानमंत्री को अपनी जाति नहीं बतानी चाहिए कि मैं पिछड़ा हूँ। और हालांकि वो तो धर्मेंद्र यादव जी ने अखिलेश जी ने बताई थी, खुद बोले, वो आज कल वहाँ थी। आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो विश्वास रही है, आप तो कम से कम निष्पक्ष रही है। सुन रही थी और विपक्ष के लोगों ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था कि आप तो और इनकी विचारधारा के लोग संविधान को मानेंगे। इनकी विचारधारा के लोग, ये वही लोग हैं जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब को मानने से इनकार करते हैं। ये बाबा साहब की प्रासंगिकता है कि उनके आगे झुकना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहा है।